हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन एजुकेशन। हमारे चैनल पर आपको नोट्स प्रोवाइड कराई जाती है और आज की वीडियो में हम आपको क्लास 10th की सामाजिक विज्ञान की इतिहास का पहला चैप्टर है जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। उसकी आज हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे जो कि एनसीईआरटी और रेफरेंस बुक से को मिलाकर बनाई गई है और ये नोट्स बहुत ही बेहतरीन हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं इतिहास का है ये पहला चैप्टर। ये बहुत ही शानदार है। इसका दूसरा चैप्टर भी बहुत ही शानदार है जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। दोनों चैप्टर थोड़े से लॉन्ग हो जाते हैं, लेकिन इससे लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि बोर्ड पेपर में आ जाते हैं, बहुत बार आते हैं। शॉर्ट्स तो आता ही है, शॉर्ट क्वेश्चन तो आने ही हैं और लॉन्ग भी आ जाते हैं, बहुत कई बार आते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है पहला और दूसरा इतिहास का, और इसे तो बहुत ही मज़े से पढ़िए और इसकी नोट्स हम आपको बहुत अच्छे से प्रोवाइड ही कर रहे हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पे सबसे पहले पहली हेडिंग है और राष्ट्रवाद है, जिसकी आपको परिभाषा यहाँ पे मिल जाएगी। और ये भी एक है कि राष्ट्र के प्रति प्रेम को राष्ट्रवाद कहते हैं और राष्ट्रवाद बढ़ाने में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं वो भी हैं, यानी इसमें टोटली आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और यहाँ पे लिखा है राष्ट्रवाद पर फ्रेडरिक सारिउ के विचार। इसे आप चाहे लिखें चाहे ना लिखें, लेकिन आप इतना याद रखिएगा कि राष्ट्रवाद पर फ्रेडरिक सारिउ ने विचार दिए थे अपने, और बहुत से लोगों ने दिए थे। और ये है निरंकुशवाद किसे कहते हैं, कल्पना आदर्श किसे कहते हैं, ये कभी कभी जो है एमसीक्यू में आ जाता है। और आगे बढ़ते हैं, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा है यूरोप में फ्रांस। देखिए मैं आपको इसको अच्छे दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहली हेडिंग मिलेगी यहाँ पे आपको यूरोप में फ्रांस। देख लीजिए यूरोप में फ्रांस, उसके बाद और दूसरे देश के बारे में आपको यहाँ पे मिलेगा, तो उसमें लिखा रहेगा यूरोप में जो देश रहेगा उसका नाम। तो बहुत ही ये खुद से सोच के बनाया गया है कि कैसे कैसे हेडिंग आपको रखी जाए जिससे आपको अच्छे से याद हो जाए पॉइंट टू पॉइंट वाइज। देखिए यूरोप में फ्रांस, उसमें आपको फ्रांसीसी समाज के बारे में बताया जाएगा, कैसा था प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट में बटा था। और देखिए यहाँ पे मध्य वर्ग के उदय के बारे में आपको बता दिया गया है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा फ्रांसीसी क्रांति, तो उसका तो पूरा डिटेल क्लास 10th में है नहीं, लेकिन फ्रांसीसी क्रांति के बारे में अगर आपने नहीं भी पढ़ा ठीक से, तो ये फ्रांसीसी क्रांति के बारे में आपको 7-8 लाइन में आपको पूरा मिल जाएगा कि आखिर फ्रांसीसी क्रांति में हुआ क्या था, कौन था, जो आपको 10th के लिए ज़रूरी हैं। और आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर फ्रांसीसी क्रांति के बारे में ही है पूरा। उसके बाद नई हेडिंग आती है उदार राष्ट्रवाद की भावना, कि लिबरलिज्म क्या था। अब सक्रिय नागरिक की परिभाषा बता दी गई, क्या है मताधिकार किसको कब मिला। ये देखिए सारी चीज़ें इसमें पॉइंट में लिखी गई हैं। इतिहास पॉइंट में, सामाजिक विज्ञान को पॉइंट में देना बहुत ही मुश्किल काम होता है। और जैसे साइंस जैसी चीज़ें तो पॉइंट में हो जाती हैं, लेकिन इतिहास जल्दी पॉइंट में नहीं होता। अब देखिए यहाँ पे राष्ट्र भावना की रचना, कि कैसे कैसे क्या क्या आपको ज़रूरी है पढ़ना। एमसीक्यू में भी इसमें छोटे छोटे पॉइंट आ जाते हैं, स्क्रीनशॉट आप लेते चलिए। और आगे बढ़ते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट कौन था, उसके बारे में आपको क्या क्या जानना है, वो सारे पॉइंट्स हैं। अब नेपोलियन की पराजय कैसे हुई क्या है, उसके बारे में बताया गया है। वियना की संधि के प्रमुख बिंदु, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार क्वेश्चनों में आता है कि क्या क्या थे प्रमुख बिंदु। उसके बाद आगे बढ़ें तो आर्थिक क्षेत्र में उदारीकरण। देखिए आर्थिक क्षेत्र में उदारीकरण में क्या क्या इंपॉर्टेंट, वो सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। अब देखिए यहाँ पे यूरोप में फ्रांस में ही अब पॉइंट्स आ रहे हैं कि सन 1830 का विद्रोह जो फ्रांस में हुआ था, उसके बाद सन 1848 का विद्रोह जो फ्रांस में हुआ था। देखिए सन 1830 का जो विद्रोह फ्रांस में हुआ था, उसके विद्रोह के कारण बताए गए हैं। और उसके बाद इधर देख सकते हैं आप लोग, विद्रोह के कारण हुए बदलाव बताए गए हैं। उसी प्रकार से सन 1848 में जो विद्रोह हुआ था फ्रांस में,
उस विद्रोह का यहाँ पे कारण बताया गया है। और नेक्स्ट पेज पे चलते हैं तो इसमें आप लोग देख सकते हैं विद्रोह के कारण हुए आपको बदलाव बताए गए हैं। तो यानी आपको बहुत ही बेहतर तरीके से आपको यहाँ पे मिल जाएगा चीज़ें। और आगे बढ़ें तो यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे पहली हेडिंग थी, हमने देखा था शुरू में, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने पहली हेडिंग आपको बताई थी कि यूरोप में फ्रांस से पहली हेडिंग, उसके बाद आएगा यूरोप में ग्रीस, जिसे यूनान कहते हैं। ठीक है, यूनान पहले कहते थे, अब यूनान को ही ग्रीस कहते हैं। यूरोप में ग्रीस दूसरी हेडिंग है। फिर यूरोप में पोलैंड, यानी आपको किस किस देश के बारे में कितना पढ़ना है वो एकदम बेहतर तरीके से इसमें बता दिया गया। यूरोप में पोलैंड, फिर उसके बाद यूरोप में जर्मनी, यानी आपको जर्मनी के एकीकरण के बारे में भी पढ़ना होगा इसमें। तो जितना जिस देश के बारे में पढ़ना है वो बता दिया गया है, उसमें उतना ही लिखा गया है पॉइंट वाइज। यूरोप में जर्मनी। अब देखें यहाँ पे यूरोप में ग्रीस और यूनान की इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, पॉइंट वाइज सारी चीज़ें दी हुई हैं, आप लोग देख सकते हैं। और यूरोप में पोलैंड, इसके बारे में आपको पॉइंट वाइज सारी चीज़ें दी हुई हैं। और देखिए यहाँ पे यूरोप में जर्मनी थोड़ा सा मेन है, फ्रैंकफर्ट शहर में क्या हुआ था। आगे बढ़ते हैं, फ्रैंकफर्ट शहर में क्या हुआ था, उसमें क्या क्या प्रमुख बिंदु हैं उसके। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में महिलाओं की क्या भूमिका थी वो बताई गई है। और जर्मनी का एकीकरण, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ, इसमें आप कुछ भी छोड़िएगा मत, इम्पोर्टेंट सारी चीज़ें हैं। आप 2-3 बार रिवाइज करते रहेंगे तो आपको लगभग सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कैसे लिखना है। जर्मनी के एकीकरण के बारे में पॉइंट वाइज बताई गई हैं चीज़ें। और जर्मनी के एकीकरण के समय हुई घटनाएं, एकीकरण के बाद हुई घटनाएं, जैसे जैसे क्वेश्चन आते हैं यूपी बोर्ड में वो सारी चीज़ें बताई गई हैं। ऑटो वन बिस्मार्क कौन था, ठीक है, उसकी नीति क्या थी ये बताई गई है। ये एमसीक्यू में आता है कि इसकी नीति क्या थी। और आगे बढ़ें तो देखिए, अभी तक आपने यूरोप में फ्रांस देखा, पोलैंड देखा और ग्रीस देखा, जर्मनी देखा। अब आएंगे यूरोप में इटली। देखिए, आपको सारे देशों के बारे में जो फर्स्ट लेसन में ज़रूरी है वो एकदम हेडिंग वाइज बताई गई है। यूरोप में इटली अब आ गया। इटली में देखिए, यहाँ पे इटली में क्या क्या आपको पढ़ना है वो बताया गया है। इटली का एकीकरण देखिए, जैसे जर्मनी का एकीकरण इससे पहले देखें, वो एकीकरण में कौन कौन थे। देखिए यहाँ पे जुसेपे मेत्सिनी, जिसे मेजनी भी कहते हैं, जुसेपे मेजनी, और इटली के एकीकरण में इनकी भूमिका बताई गई है। और विक्टर इमैनुअल द्वितीय और कावूर की भूमिका बताई गई है। जुसेपे गैरिबाल्टी की क्या भूमिका थी इटली के एकीकरण में वो बताया गया है। और पूर्ण एकीकरण कब हुआ है ये बताया गया। इसमें पूर्ण एकीकरण में कई बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न रहती है, तो पूर्ण एकीकरण इससे आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल राइट है। अब आगे बढ़ते हैं। इससे पहले हमने यूरोप में इटली देख ही लिया है। देखिए, यूरोप में इटली हमने देख लिया। अब यूरोप में यूनाइटेड किंगडम देखिए, यूरोप में यूनाइटेड किंगडम की क्या भूमिका है। देखिए, यहाँ पे भी आपको सारे पॉइंट वाइज 4 पॉइंट आपको मिल जाएंगे। और यूरोप, उसके बाद देखें तो यूरोप यूनाइटेड किंगडम का निर्माण, जैसे एकीकरण हो रहा था उसका निर्माण हुआ है, एकीकरण से ही निर्माण हुआ है इसका। स्कॉटलैंड का आगमन, मतलब कि इसमें स्कॉटलैंड जो ऐड हुआ था वो कब ऐड हुआ, स्कॉटलैंड का आगमन कि उसके बाद फिर स्कॉटलैंड के आगमन के बाद आयरलैंड का आगमन। और फिर लास्ट में आपको, यहाँ पे मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ, यहाँ पे आपको लास्ट में बता दिया गया है कि इस प्रकार वेल्स पहला है, दूसरा है स्कॉटलैंड, तीसरा है आयरलैंड और चौथा है इंग्लैंड। ये 4 देश मिल के जो है यूनाइटेड किंगडम बनाए थे। ठीक है, आपको सारी चीज़ें इसमें मिल जाएंगी। अब ये पहले चैप्टर का जो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय है उसकी लास्ट से पहली हेडिंग है, क्या है, राष्ट्र की दृश्य कल्पना, कि राष्ट्र की हम कल्पना कैसे करते हैं। रूपक, ये बहुत आता है कि रूपक है कहते किसे हैं आखिर, रूपक के बारे में जो जो है वो आपको बता दिया गया है नीचे। उसके बाद और आगे बढ़ें तो उसके बाद आता है यूरोप में बाल्कन साम्राज्यवाद क्या है, बाल्कन में क्या हुआ।
बाल्कन की आखिर समस्या क्या थी ये बताया गया है। अब देखिए इसमें अन्य महत्वपूर्ण तथ्य आ गए। देखिए इसमें इधर मैं आपको दिखाना भूल गया। देखिए यहाँ पे जैसे यूरोप में बाल्कन भी एक अलग सा टॉपिक था मेन। ठीक है, अब अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए। फ्रांस के कुछ महत्वपूर्ण शासक कौन कौन से थे। देखिए ये फ्रांस के कुछ महत्वपूर्ण शासक, इसे आप याद कर लीजिएगा। इसी से आप कनेक्शन, इतिहास में कनेक्शन बैठाना रहता है कि एक दूसरे से जोड़ना रहता है चीज़ों को कि कहाँ से क्या कनेक्ट हो रहा है, तो आप कनेक्ट जरूर करिएगा। देखिए सन 1774 में लुईस लामा राजा बना और सन 1792 ईस्वी में हटा दिया गया। उसके बाद सन 1793 ईस्वी में मैक्समिलियन रोबेस्पियर राजा बना और सन 1774 में हटा दिया गया। फिर सन 1804 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट राजा बना। ये आपको किसी बुक में मिलेगा नहीं एक साथ। उसके बाद सन 1815 ईस्वी में हटा दिया गया। उसके बाद 1815 ईस्वी में लुई 18वां राजा बना और 1824 में हटा दिया गया। उसके बाद 1824 में चार्ल्स एक्स राजे बने और 1830 में हटा दिए गए। उसके बाद सन 1830 में लुई फिलिप राजा बना और 1848 में हटा दिया गया। उसके बाद 1848 में लुई नेपोलियन राष्ट्रपति बना। इसी प्रकार से जो इस लेसन में आपको महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम कौन क्या था, ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था, प्रुसा का राजा कौन था, प्रुसा का राजा 1840 से 61 तक कौन था, उसके बाद 1861 के बाद कौन था, प्रुसा का चांसलर कौन था, ये सारी चीज़ें आपको एक शॉर्ट नोट में दे दी गई हैं इसमें। और आगे बढ़ें तो उसके बाद देखिए सार्डिनिया पिडमॉन्ट का राजा कौन था। जर्मन दार्शनिक के बारे में भी पूछ लिया जाता है कौन था। जर्मन दार्शनिक कई सारे थे, बट इस बुक में आपको यही मिलेंगे। योहान गाटफ्रीड हर्डर। फ्रांसीसी कलाकार जैसे फ्रेडरिक सारियो की बात की गई थी, शुरू में ही मैंने बता दिया था। और एक नोट है कि तुर्की से 1829 में एड्रियानोपुल की संधि की गई थी। और यही चैप्टर, इतिहास का पहला चैप्टर, यहीं एंड होता है। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और अगर आप और भी क्लास सब्जेक्ट की नोट्स चाहते हैं तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।